चाइना अभी इतना आगे है और इमीडिएट बेसिस पे तो कुछ करने की नीड, तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ पर तो मुझे भी लग रही है कि कुछ इमीडिएट होना चाहिए। तो इन अ 10 to 15 ईयर होराइजन ऐसी क्या चीजें हैं जो एक स्टेट कर सकता है कि जैसे स्तर बढ़े, लोगों का कंजम्पशन बढ़े उनका? तो देखिए, आपने सही बोला, चीन और भारत के प्रति व्यक्ति आय में 1990 में कोई अंतर नहीं था और अब वो 5 गुना हो गया है। तो मतलब 1990 से अब 35 साल में वो हमसे 5 गुने आगे निकल गए हैं। नहीं तो हम लोग एक ही लेवल पे थे। उसी तरह 1947 में अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया के देश, चाहे वो कोरिया हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, हम सब एक ही लेवल पे थे। गरीबी, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, सब एक ही लेवल पे था। लेकिन बाय द 1980s उन्होंने बहुत तरक्की कर ली और साउथ कोरिया तो बाय लेट 1980s एक उन्नत राष्ट्र बन गया, वो रिच कैटेगरी में आ गया। तो कैसे किया उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे जबरदस्त खर्च किया। मलेशिया ने तो यहाँ तक कि 10% जीडीपी का पब्लिक एजुकेशन पे खर्च किया। सारे बच्चों को स्कूल में ले आए बाय 1965। हमारा भी गोल था बाय 1965 कि हमारे बच्चे भी सारे स्कूल में हों। लेकिन अभी भी चाइल्ड लेबर है हमारे यहाँ, यानी कि सब बच्चे नहीं हैं। और जैसे कि एसर की रिपोर्ट दिखा रही है कि 14 से 18 साल के बच्चे 40% तो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते हैं। तो हमारा शिक्षा बहुत कमजोर, स्वास्थ्य बहुत कमजोर। शिक्षा स्वास्थ्य के होने से क्या होता है कि लेबर प्रोडक्टिव हो जाता है, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी वहां पे अच्छी हो गई। चीन, जिसको ओपियम ईटर बोला जाता था, ब्रिटिश ने ओपियम इंट्रोड्यूस किया बहुत बड़े स्केल पे चीन में। तो 1947-48 में मतलब वहां पे उनको सबको ओपियम ईटर, आज वो वर्ल्ड बीटर है, उनकी प्रोडक्टिविटी जबरदस्त है। तो अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे तो लेबर जो आएगा वो प्रोडक्टिव होगा और वो उसकी कैपेसिटी होगी कि कुछ वो और भी कर सकता है, कुछ उसमें कैपेसिटी होगी कि वो एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकता है। और दूसरा, रोजगार भी पैदा होता है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत रोजगार होता है। तो एक तो शिक्षा और स्वास्थ्य को हमें जबरदस्त तवज्जो देनी चाहिए। हमने शिक्षा में कभी 3.8% से ज्यादा जीडीपी का नहीं खर्च किया पब्लिक एजुकेशन पे, जबकि कोठारी कमीशन ने भी 68 में कहा था कि हमको कम से कम 6% खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य में हमको कम से कम 3% खर्च करना चाहिए पब्लिक हेल्थ पे, लेकिन हम 1.3% करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेटली हम नहीं खर्च करते। प्राइवेटली तो शिक्षा पे हम खर्च करते हैं, स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं और अनाप शनाप भी खर्च करते हैं, क्योंकि कैपिटेशन फी भी है, हेल्थ में 5 स्टार लग्जरी हॉस्पिटल वगैरह हैं। तो खर्च होता है, लेकिन जो होना चाहिए आम जनता के लिए वो नहीं होता। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत कम है हमारे लेबर की, उसका असर है। फिर दूसरा, हमारा कृषि में सबसे ज्यादा लोग काम करने वाले हैं, 46% है ना, हमारे वर्कफोर्स का 46% है। वहां पे परेशानी है, क्योंकि किसान जो है, जो लास्ट सर्वे आया 2017-18 का, उसने दिखाया कि 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की उनकी आय होती है कृषि से। वो गरीबी की रेखा के बराबर है। तो किसान में बड़ी जबरदस्त गरीबी है, इसीलिए किसान बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तरह तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जब तक कि उनको उनके फसल के उचित दाम नहीं मिलेंगे तब तक उनमें गरीबी रहेगी, और जब गरीबी रहेगी तो वो फिर जो शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे जो उनको देना चाहिए। तो उनकी गरीबी खत्म करने के लिए हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो करना पड़ेगा, जो उनकी डिमांड है कि जो स्वामीनाथन कमेटी ने बताया था उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और वो रैशनल भी है, क्योंकि अभी क्या है कि हमारे जो फसलें हैं उनमें 23 में तो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो सिर्फ 3 में ही होता है। गेहूं में होता है, चावल में होता है, शुगर केन में होता है ना, गन्ना। तो ये जो 3 है, इसमें हम बहुत किसान कर रहा है इन्वेस्ट और बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो हमारे पास बहुत सारा चावल आता है, गेहूं आता है और चीनी हो जाती है, लेकिन बाकी चीज़ों की कमी हो जाती है, क्योंकि जो कोर्स ग्रेन है, जो आपका जो दालें हैं, जो आपका तिलहन है, उसमें कमी होती है, वो इम्पोर्ट हम कर लेते हैं। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी जा रहा है उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इर्रेशनल डिसीजन हो रहा है। और दूसरी तरफ जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए वो हम करते हैं, क्योंकि पंजाब में हमको जो चावल नहीं उगाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, अब हम वहाँ पे चावल उगा रहे हैं तो जब वाटर लेवल खूब नीचे जा रहा है। महाराष्ट्र में शुगर केन उगाते हैं जबकि वहाँ पे नहीं करना चाहिए, वो एरिड एरिया है, तो जहाँ पे हम जो कोर्स ग्रेन और ये सब जो उगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, और जो आपका बहुत खर्चा हो जाता है अतिरिक्त गेहूं और चावल को रखने में, उसका भी फायदा हो जाएगा। तो किसानी में अगर
हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस सब क्रॉप्स का दें और उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए करने के लिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे 46% जो लोग काम करते हैं और जो बाकी किसान हैं उनमें बेहतरी हो जाएगी। दूसरा बड़ा तबका कौन सा है? माइक्रो सेक्टर। माइक्रो सेक्टर में 6 करोड़ यूनिट्स हैं, स्मॉल और मीडियम 6 लाख हैं और बड़े यूनिट्स 6000 हैं। तो तीनों में 100 का फर्क है। अब जो बड़े यूनिट हैं और जो मीडियम यूनिट है वो तो बहुत ही मैकेनाइज्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हो गया है उसमें, तो वहाँ तो रोजगार पैदा नहीं होता। तो जो स्मॉल और माइक्रो है वहीं पे होता है। लेकिन अभी सरकार की नीति क्या होगी कि हम संगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो संगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे तो ये लार्ज और मीडियम बढ़ेगा और माइक्रो स्मॉल खत्म होता जाएगा। तो जहाँ पे रोजगार पैदा हो सकता है उसी को आप खत्म करने में लगे।